हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ नेहा और आज जो मैं चीज़ें देख रही हूँ मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बनाया है। सीटेट के लिए ये वीडियो है, स्पेशली सीटेट। सीटेट में हो क्या रहा है, बच्चा बार बार पेपर दे रहा है पर उसका 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, ठीक है। और ये ऐसे ही, इस बात से बहुत लोग सहमत करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम किसी भी बैच से जुड़ते हैं, मैं पर्सनली नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जब हम किसी बैच से जुड़ते हैं, एक्चुअल में बताऊँ कंटेंट वो सही नहीं दे रहे। इसका रीज़न है क्योंकि एक एक्सपीरियंस, जिसने एक सीटेट पेपर दिया हो, टीचिंग की हो, उस दौर से निकला हो, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और कुछ क्या होंगे कि सिर्फ टीचिंग हमें आती है और हमने पढ़ा दिया, हाँ हाँ ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे आएगा बस। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, मैंने एक वीडियो और बनाया था कि सीटेट का पेपर रिटन के बेस पे है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट अगर ये मैंने कर लिए हो गया, नहीं। आप अपने माइंड को पहले मेकअप करो। मैंने सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया है बिना किसी बैच के। आप समझ सकते हो मेरी बात। मैंने कोई बैच नहीं लिया, मैंने डीएलएड किया हुआ है, मैंने 2 साल का वो कोर्स किया है। उसमें मेरा जो सीटीपी था, क्योंकि हमारे उसमें होता है ना कि हर सेमेस्टर में हमें सीटीपी से रिलेटेड कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा रहता ही रहता है टच में, कि हम उसको पढ़ते हैं तो हमें ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज हो जाती है, तो हमें सीटीपी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़, जब हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी रहते हैं तो वही सारे तो घुमा फिरा के आते हैं। भाई एसएसटी अगर हमें देना है तो एसएसटी में भी तो कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, तो कुछ तो पेडागोजी से रिलेटेड रहते ही ना। क्वेश्चन हाफ एंड हाफ का रेशियो रहता है, ठीक है। अब उस हाफ एंड हाफ में पेडागोजी हर किसी सब्जेक्ट की सेम होती है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं लिख के देती हूँ, पेडागोजी हर सब्जेक्ट की सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे टाइम में भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया अपना, मैंने पिछले साल ही मैंने पास आउट किया है, उसमें मैं देख रही थी, हाँ हालांकि क्वेश्चन बहुत लंबे रहते हैं, नो डाउट, पढ़ने में टाइम लगता है। यही इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है आयोग की, कि हम जितना लंबा और जितना मतलब एक टाइम टेकन वाला पेपर बनाएंगे तो बच्चे पास नहीं करेंगे। आपने रेशियो देखा होगा, 15 लाख बच्चों में सिर्फ 100 से 1.25 लाख बच्चा ही पास करता है। आप एग्री करते हो मेरी बात से। पर हमें क्या है, हमें एक सीट करनी है, हमें सिर्फ पास करना है, तो हम उस हिसाब से मेहनत करेंगे ना। मैं आपको सच बताऊं, ये देखो आप, ये मेरी बुक्स, ये मेरे नोट्स है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखो, ये मैंने सारे नोट्स अलग अलग बना रखे, ठीक है। अब क्या मुझे इतना टाइम मिलता है कि मैं इनको दोबारा देख सकूं? नहीं मिलता है। अब कुछ चैनल वाले, मैं पर्सनली नाम नहीं ले रही हूँ, कुछ चैनल वाले क्या करते हैं, वो अपना प्रचार करते हैं, अपना बैचेस बोलते हैं, हाँ मेरा बैच ले लो, एकदम 100% आप पास कर जाओगे, पहली बार में पास करोगे, ये है वो है। उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, PYQ कराएंगे, उसके बाद पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं। और कभी आप गौर करना, आप 4 से 5 क्लास के बाद आपको सारी चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी, कि इसका उसमें, उसका इसमें, ये होता होगा आपके साथ। पर इसकी समझ हमें कब आती है, जब पेपर आता है हमारे सामने और हम कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर एक्चुअल में था क्या, हमें क्या लगाना चाहिए इसका आंसर। वहीं पर आपका नंबर गलत होता है। दूसरी चीज़, जो ये लोग प्रचार प्रसार करके बोलते हैं ना कि हाँ पेपर आपका कैसा अच्छा जाएगा, ये है वो है, पढ़ाने के बाद बैचेस बेच देते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है कि जब पेपर हो जाता है, अब जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में वो तो निकल गया, लेकिन हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं निकालूं। भाई कहीं ना कहीं उसका 1-2 नंबर से रुकता है। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा मेरा 30-35 नंबर से रुका, सिर्फ 1-2 नंबर मैक्सिमम, हार्डली, इससे ऊपर नहीं होता है। तो आप उनके लिए क्या करते हो, आप सीधा आयोग पे या तो डाल देते हो पेपर बहुत लेंदी था, पेपर इतना टफ बना दिया कुछ पूछो मत, एकदम बाहर कर दिया कॉन्सेप्ट से। ऐसा नहीं होता है। आप अपने ऊपर ना ब्लेम आए, हमारे टीचर्स पे ना ब्लेम आए, इस वजह से आप ऐसी चीज़ें करते हो, ठीक है। अगर आपको इतनी सिंपैथी है ना, तो आप उन बच्चों को वो अपना बैच फ्री में दे सकते हैं, कि ठीक है आपने मेरे से एक बार बैच लिया, आपका नहीं हुआ, आप मेरे चैनल पर इसी बैच को दोबारा देख सकते हो। क्या वो बच्चा सीटेट का दोबारा पेपर नहीं देगा?
भाई हमें रोजगार चाहिए, हमारे पास खुद के पास पैसे नहीं है और आप हमें बस वो क्या करते हो, आप वो वाला बैच बंद कर देते हो। बच्चा बोलता रहता है कि आप प्लीज़ बैच मत बंद कीजिएगा, हमें एक बार और मौका दे दीजिए। एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो ना, पर आप नहीं करते। और जो लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है यूट्यूब पे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप लोगों ने सीटेट का एकदम हवा बढ़ा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा हार्ड पेपर होता है, बीपीएससी वाला तो और ज़्यादा हार्ड पेपर है, आप वो उठा के देखो। सीटेट कुछ भी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। आंसर की कभी मैच मत करना, ये जो जितने लोग यूट्यूब पे दिखाते कभी मैच मत करिएगा। आप देखेंगे ना 10-15 नंबर का तो रहता ही गैप है। वो बताएंगे ये आंसर होगा, आप कहेंगे हाँ हाँ मैंने यही लगाया है, और जब फाइनल आंसर की आएगी ना आप रो जाओगे। आप खुद कहोगे कि भाई साहब इतना अंतर कैसे आ गया, मतलब मैं पास थी, मैं फेल हो गई, जो फेल था वो पास हो गया। ये वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि जो आयोग का रहता है आंसर की, वो इनके आंसर की से मैच ही नहीं करता है, क्योंकि ये खुद डाउट में होते हैं कि इसका आंसर लगाएंगे क्या। आपने भी नोटिस किया होगा ये चीज़। बस हाँ ये है कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए हाँ हर बच्चा देकर के आया है, तो वो अपना मैच करने का एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ चलो मैच कर लेते, कितने आए। मैंने नहीं मैच किया था, मैं पेपर दे के आई, मैंने वीडियोस देखे, सब कह रहे कि आपकी वजह से मेरा 100+ स्कोर बन रहा है, कोई कह रहा है कुछ। जब फाइनल आंसर की आई ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बच्चा कह रहा था ना कि मेरे 100+ आए थे, वो कह रहा है कि सर 85 पे अटक गई, सर 80 ही आए, सर मेरा ये नहीं हुआ, मैम मेरा ये वाला नहीं ठीक हुआ, सीडीपी तो मैंने आपसे पढ़ी थी, इतने दिन रात पढ़ी थी। भैया कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं मैंने क्या क्या किया था। मैंने सिर्फ मैराथन करी थी बस। मैंने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बस कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैंने नोट डाउन की थी, जहाँ में मुझे कन्फ्यूज़न ना हो उस लिए। सीडीपी का मैंने अलग से नोट्स बनाया कि अगर ये वाला वर्ड आता है तो इसका मीनिंग ये है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है काफ़ी चीज़ें सिमिलर लगने लगती हैं। जैसे कुछ एज वाले क्वेश्चन रहते हैं कि इतने से इतने साल के बच्चों की ये क्रियाएं रहेंगी, तो उनको आप अलग लिख लो, इतने से इतने साल के बच्चों में ये रहेगा। तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी रिपीट इस तरह से नहीं होता है। सीटेट के जो आयोग जो बनाता है पेपर, वो क्या करता है, वो फैक्चुअल चीज़ों को उठाता है कि हम क्वेश्चन ऐसे ऐसे बना के देंगे। भाई लाखों बच्चा पेपर देता है, सेंट्रल का एग्ज़ाम है, आप समझ रहे हो मेरी बात। हलवा पेपर नहीं देगा, हमें सिर्फ 90 चाहिए होता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी 90, और मेरी समझ से हर कैटेगरी को 90 ही लाए, वो ज़्यादा उसके लिए बेटर है, क्योंकि कब ये चेंज हो जाता है समझ में नहीं आता। कभी रिजर्वेशन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और आउट ऑफ स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, वो तो आप जनरल काउंट होते हो। तो आप 90 तो लाओ ही लाओ, क्योंकि वो हमारे लिए सेफ स्कोर होता है। भाई 1200 रुपये तो फीस हम पे करते हैं सीटेट की एग्ज़ाम की खाली, और जिसका सिंगल पेपर है वो 1000 रुपये तक देता है। फिर उसके बाद बैच खरीदो, उसके बाद फिर पढ़ो, उसके लिए मटेरियल लेके आओ। एक पेपर पास करने के लिए एक स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करता है वो हम लोग जानते हैं। पर एज अ टीचर आपका क्या उद्देश्य है? क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इन बच्चों के पास नहीं है, चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ इससे रिलेटेड, कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। मैंने देखा है कि सीटेट का ही था, एक बच्चे ने बैच परचेज किया, उसका नहीं हुआ। सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर आप बैच मत बंद कीजिएगा, हमें यही दे दीजिए, हमें लाइव मत दीजिए, हमें नई क्लासेस मत दीजिए, हम यही देख लेंगे, हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल हो जाएगा, हम नया बैच नहीं खरीद सकते, ठीक है। अब थोड़े दिन के बाद एक अपडेशन आता है ऐप पर, और जब वो अपडेट करने जाओगे ना, वहाँ पर वो आपका जो परचेज किया हुआ बैच होता है ना, बाय नाउ करके आने लग जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो बैच आपका बंद, मतलब आपको कोई क्लासेस अब उस पर नहीं देख सकते आप। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि बैच क्यों लेना है यूट्यूब पे। बैच इसलिए इंसान खरीदता है कि हमें हर चीज़ एक पास मिल जाए, होता है ना कि हमें सारी चीज़ें एक पास मिल जाएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, एक रेगुलर रूटीन बनता है। इस चीज़ से मानती हूँ, एग्री करती हूँ। लेकिन जिसके पास नहीं है या बार बार वो एक ही चीज़ कर रहा है, वो एक समय पे डीमोटिवेट हो जाता है। अब जिन बच्चों का नहीं निकलेगा ना,
आप उनसे पूछना। रात रात भर जग के स्टडी करना, इट्स नॉट इजी टास्क, समझ रहे हो। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने सिर्फ यही बोला था कि भाई मैराथन कर लेना। मैंने 1 तारीख को करीबन डाला था, 15 दिन बचे थे, ठीक है। डेली मैराथन चल रही है, और मैंने ये भी बताया था किससे पढ़नी है, ये भी बताया था मैंने। आप अगर उनकी मैराथन लेके भी आप जाते ना, और एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड ही फॉलो करना है बस। कभी कभी होता है ना कि हमें नहीं समझ में आता है क्वेश्चन क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आती है, पर क्या हम ऑप्शन से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कभी कभी केवल शब्द आ जाता है, लेकिन शब्द आ जाता है, हम उसको तुरंत क्रॉस कर देते हैं। हम ऑप्शन से भी तो निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 3 निगेटिव हमें शो कर रहे हैं, तो एक बचा, वही तो आंसर होगा। जितना हम ऑनलाइन जो करते हैं ना, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल ऑफलाइन होता है। बट आज के टाइम पे ऑनलाइन कंटेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा है, पर जब हम हर किसी से अलग अलग पढ़ेंगे ना, हमारे माइंड में वो चीज़ें ना कैप्चर ही नहीं होंगी कि यहाँ ये पढ़ा था, वहाँ वो पढ़ा था, अब क्या करना है उसका आता पता नहीं है। ऐसा नहीं करना है। और जो बच्चे दे चुके हैं पेपर, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठो। निकला तो ठीक, नहीं निकला तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब आएगा जुलाई में, फिर से इसका आएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं मांगता है। आप स्टडी इतनी करो कि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में बैठ सको, ठीक है। हो सकता है होपफुली यूपी टेट भी आ जाए, देखो आता है कि नहीं आता है। धरना वगैरह तो सब कर चुके हैं, इसका कोई असर वसर अभी तो नहीं दिखा है। बस पेपर में ही दिखता रहता है कि हाँ ये आ रहा है, वो आ रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वही कहते हैं ना कि अपनी पढ़ाई जारी रखो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को उस लेवल पे ले जाइए, ठीक है। और मेरी मानिए, अगर खाली हो आप इस टाइम पर, एनसीईआरटी उठा के पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी की ई बुक भी अगर होगी ना हिंदी की, अगर आप हिंदी में इंटरेस्टेड हो हिंदी की, इंग्लिश में अगर तो इंग्लिश में, आराम से उसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जितना डिटेल में आप एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे ना, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। कहीं से भी आप क्वेश्चन बना के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रटने वाली थ्योरी, कहते हैं ना कि जब आप वाला एग्जाम में देते हैं तो बच्चे में होता है ना कि रटने की थ्योरी हमें नहीं अपनानी है। वही चीज़ एक हम लोग हम जैसे टीचर्स के लिए भी फॉलो करती हैं। रटने वाली थ्योरी नहीं आपको अपनानी है, क्योंकि रटी रटाई चीज़ें ना अक्सर अगर घुमा के पूछ देता है तो हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम समझ के करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, समझ रहे हैं ना। हम लोग के साथ सबसे प्रॉब्लम क्या होती है कि डीएलएड में एक दिन में 3 पेपर, एक दिन में 2 पेपर देते हैं। क्या आपको लगता है हम सब रट के जाते हैं तब पेपर देते हैं? नहीं। जितने भी थ्योरी बेस्ड जो पेपर रहते हैं, जो थ्योरी बेस्ड पेपर होते हैं ना, उनके लिए हमें रटने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ रहे होगे। इस बार अभी कोई बैच मत लेना प्लीज़, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बताऊंगी आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ते सब हैं, पर हमें क्या अप्लाई करना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने पे बिलीव नहीं करती, मैंने हमेशा अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, हमेशा। पर अगर कोई ये कह दे कि हाँ मैं दिन भर किताबें लेके बैठी रहती थी, नहीं। मैं जितनी देर बैठती थी वो मेरा फोकस रहता था कि हाँ मैं इतनी देर मुझे पढ़ना है, तो इधर से उधर मेरा माइंड नहीं और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मेरी ये रहती थी थ्योरी, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। ये नहीं आप दिन भर किताब, एक किताब छोड़ी दूसरी किताब छोड़ी, नहीं भैया, माइंड को रिलैक्स भी देना है ना। तो आप ऐसे पढ़ाई करो। एक हर चीज़ की ना एक स्ट्रैटेजी होती है। कभी भी आप आईएएस जो पेपर निकालते हैं ना, उनसे ज़रा पूछिएगा उनका इंटरव्यू, वो लिटरली ऑनेस्टली जवाब देंगे कि भैया मैं पूरे दिन नहीं किताब लेके बैठी, लेकिन जितनी देर बैठो ना, मन से बैठो, ऐसा बैठो कि हाँ भाई ये इस तरह का। और मैंने ये भी बताया था कि जो पीआरटी का पेपर देंगे वो मैथ लास्ट में करेंगे, टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कि इतने टाइम में हमें रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर रीडिंग स्किल अच्छी है, आपका पेपर बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इतने लंबे लंबे तो पैराग्राफ ही देते हैं हिंदी और इंग्लिश में।
अपने लैंग्वेज अगर चूज़ किया होगा। संस्कृत का देख लीजिए, इतना लंबा लंबा पैराग्राफ देंगे कि पूरा पढ़ने बैठ जाओ तो टाइम लग जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे कहाँ ढूंढूं, पढ़ा तो था कहीं। तो पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद फिर वो एक वर्ड पकड़ो, उस एक वर्ड को उस पैराग्राफ में मिलाओ, यहाँ से कहानी। जब आप क्वेश्चन के साथ देखोगे ना, आपका पैराग्राफ अपने आप पढ़ जाएगा। अब हमारे सर लोग क्या बताएंगे, हमारे टीचर्स क्या बताएंगे, पहले पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लो, आप एक रीडिंग लगा दो। भैया एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है हमारे माइंड में, समझ रहे हैं आप मेरी बात। हिंदी के भी आपने अगर चेक किए होंगे ना, तो आपके हिंदी पैराग्राफ में भी अच्छे खासे गलत हो गए होंगे 2-3 तो आराम से। संस्कृत में भी यही है, संस्कृत की लैंग्वेज अच्छी खासी टफ देता है। और इंग्लिश तो आप जान ही रहे हो भाई, इंग्लिश का कोई और छोर ही नहीं है। सिनोनिम तो इतने हैं, एंटोनिम तो इतने हैं कि कौन सा पूछ देगा। आपने 2 सुने होंगे, 3 सुने होंगे, 4 से 5वां 6वां पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर पेपर को अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए, आप उस पर एनालिसिस करो कि ये पेपर भाई 150 में आपको 90 ही तो लाने, सिर्फ 90 का ही हमारा है। अगर आप 100+ की तैयारी करके जा रहे हो तो क्या 90 नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती है। मैं जब पढ़ रही थी मुझे भी बड़ा ये लग रहा था कि सब मेरे दिमाग में हौच पौच हो रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा ठीक है, अब मैं जिसका कंटेंट पढ़ती हूँ बस उसी की क्लासेस लूँगी, वो भी मैराथन शुरू से, जो बेसिक से लेके उठाए लास्ट तक पकड़ा दे। हालांकि 8-9 घंटे की रहती थी, डबल स्पीड पे देखो आराम से, कोई कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो सुनो समझो, है ना। तो होता क्या है, खाली क्वेश्चन नहीं लगाने चाहिए कभी भी, कभी होता है थ्योरी भी लगाओ। कि थ्योरी से होता क्या है कि जब थ्योरी रहेगी तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा हम लगा सकते हैं, लेकिन खाली अगर क्वेश्चन पढ़ के और आप उसको ही सॉल्व करते जा रहे हो, आप फंस जाओगे उस चीज़ में, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपको सही लगी होंगी, आप एग्री होंगे। और अब वेट कीजिए अपने रिज़ल्ट का, बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें। फिर जैसा होगा उसके बाद हम बात करेंगे, बट ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत कीजिए। वी आर स्टूडेंट्स, समझ रहे हो आप। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी वाला ये गेम खेला जाता है बस, कि एक वीडियो लाके चिपका दी, अपना पल्ला झाड़ लिया। हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो सब पढ़ाया था, होता है ना ऐसा, हमने तो सब पढ़ाया था। आपने नहीं पढ़ा था? मैंने पढ़ाया था ना क्लास में। भाई इतनी क्लासें चल गई, ढूंढने तो बैठोगे नहीं कि हाँ ये मैंने मतलब पढ़ाया तो था, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये वो दाएं बाएं। थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रह के ही ये पेपर सॉल्व किया जा सकता है, सही बता रही हूँ। मैंने जब जुलाई में दिया था पेपर, उस टाइम पे क्या था, मेरे पूरे क्लास में मैंने अपने चारों तरफ देखा, गर्ल्स तो काफ़ी रहती हैं डिलेट, जिन लोगों ने पीआरटी का पेपर दिया होगा उस टाइम पे मैंने देखा, और मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ कि एक लड़की वहाँ पर बैठी थी, वो मतलब कुछ फिल कर रही थी OMR सीट में ही, कुछ उसने ना गड़बड़ कर दिया। ये कैसे भरा जाएगा, ये कैसे होगा। आप ये सारी चीज़ों की वीडियोस यूट्यूब पे रहती है, आप पहले से ही 2 दिन पहले से ही सब देख डालो कि कहाँ पे क्या भरना है। भाई सीट तो पहले मिल जाती है, ठीक है ना। ये ना हो कि जब पेपर आपका स्टार्ट हो गया और आप तब ये चीज़ें करने जा रहे हो और आपका गड़बड़ हो गया ना, टाइम नहीं एक्स्ट्रा देंगे वो लोग, आपसे कॉपी टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। मेरी क्लास में 3-4 लड़कियां ऐसी ही थी जिन्होंने वो सारी गलतियां की थी, उनका पेपर का टाइम किल हो रहा था, टाइम जा रहा था। अब टीचर्स जो इन्विजिलेटर रहते हो, अरे आपने ये गलत कर दिया, कैसे करते, अब उनकी वजह से और बच्चों का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर चलती हैं, समझ रहे हो आप। तो कभी भी ये मत सोचो कि स्टडी कर रहे हैं तो कोई मेरे रूम में ना आए कोई, भैया सबको आने जाने दो, आप एकाग्र होकर पढ़ो। वो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कोई भी आ जाए, कोई भी जाए, कुछ भी हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए
मिलते हैं फिर। अभी तो खैर मैं पढ़ ही रही हूँ। सोचा कि बड़ा कल देख रही थी मैं वीडियो, बड़ा मुझे अजीब लग रहा था, सच में अजीब लग रहा था। मैंने कहा फिर ड्रामा चालू। पिछले वाले पेपर में भी यही ड्रामा हुआ था, यही वीडियो सेम आया था। इतना टफ पेपर बना दिया, आउट ऑफ सिलेबस बना दिया। भैया काहे का आउट, मैंने तो क्रैक कर, भाई मैंने तो क्रैक कर लिया ना, काहे का टफ। आप जब पेपर नहीं होने वाला होता है तब आप कहते हैं सब बड़ा इजी आएगा, बिल्कुल एक बार में पास कर जाओगे आप। और जब पेपर हो जाता है उसके बाद क्या बोलते हो, बहुत टफ पेपर बनाया था, इतना टफ पेपर बनाया था, मतलब क्या करें, आयोग का सारा दामो मदार डाल दिया। आप उस लेवल की पढ़ाई करवाओ ना कि इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आप उस लेवल के टीचर्स रखो, उस लेवल की पढ़ाई दो, उस लेवल का कंटेंट दो। ये सब क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में सब खिचड़ी पका देते हैं, समझ रहे हो। तो ये नहीं करना है। बाकी मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए ध्यान रखिए। और कोई भी डाउट हो ना, कुछ पर्सनल एडवाइस भी आपको लेनी हो कि दी कैसे पढ़ें, कैसे पास करेंगे, 2-3 बार दे चुके हैं, पास ही नहीं हो रहा, मुझसे मिलो, एक बार में पास करवा दूंगी, गारंटी। कहते हैं ना एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस सच में बोलता है, लिटरली बोलता है एक्सपीरियंस। भाई पेपर दे के आए हो आप लोग, बीएड डीएलएड करके आए हो, मेहनत से ही तो किया है ना, अपनी मेहनत से किया है ना। तब तो ट्यूशन कोचिंग नहीं लगवाई थी, तो अब वो पास कर सकते हो, एक ही दिन में 3-3 पेपर क्रैक कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बाय।